ठीक है। बेसिकली जो हमारा ये कोर्स है, इसका जो न्यूरल नेटवर्क्स, ये मशीन लर्निंग की एक तरह से एक्सटेंशन है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा था उनके लिए एक एज है, और जिन्होंने मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं पढ़ा वो भी इसमें चल सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेरा प्लान ये है कि हम मशीन लर्निंग को टारगेट नहीं करेंगे। अच्छा, जो इसकी होगी ना ग्रेडिंग स्कीम, उसमें हम रिसर्च पेपर को करेंगे, जो कि एक कॉन्टिन्यूटी है पिछले लेक्चर्स के हवाले से, जो सॉरी पिछले कोर्सेज के हवाले से। जो मेरा फर्स्ट था, जो जो लोग इस उसमें थे आरएम में, वो, और जो मशीन एमएल में थे, और जो इसमें है न्यूरल में। तो रिसर्च पेपर की अगली अगली स्टेज आएगी कि जो हमने सबमिशन की थी, उस सबमिशन से एक्सेप्टेंस तक हम जाएंगे, और उसकी वेटेज भी अच्छी खासी होगी जिस तरह से पहले। लेट्स सी के नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किस तरह होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो जो लास्ट टाइम ये कोर्स ऑफर हुआ था बैक इन 2019, तो उसमें बेसिकली हमने क्या किया था, एमएल को पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो इन्होंने एमएल किया ही नहीं, देखा ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था उनको एआई और एमएल का। तो हमने पहले एमएल को स्टार्ट किया था, तकरीबन 5-6 लेक्चर्स के बाद हम इस पे आए थे। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान ये है कि हम इस दफ़ा न्यूरल नेटवर्क्स का ही स्टार्ट लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स का। तो अच्छा, एनरोलमेंट के हवाले से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एनरोलमेंट चेक करवा लें, और या मुझे बता दीजिएगा, मैं एक दफ़ा ना शेयर कर दूंगा नेक्स्ट टाइम अटेंडेंस आप लोगों की ना ऑनलाइन, तो उसमें चेक हो जाएगा किन किन लोगों की एनरोलमेंट नहीं है। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ये तो होगा जब अगर फेस टू फेस हुआ। बाकी जो कोर्स इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन, और जो हमारा है रिसर्च पेपर के हवाले से, वो हम इस पे बात करेंगे इस स्लाइड्स में। अच्छा, बेसिकली इस कोर्स में हम न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया लेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, किस तरह स्टार्ट हुए, न्यूरल नेटवर्क्स इवॉल्व कहाँ से हुए, अब इस वक्त कहाँ किस स्टेज में हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, एआई से इसका क्या ताल्लुक है, एमएल से क्या ताल्लुक है, डीएल डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क से किस तरह रिलेट करती है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, वर्ल्ड न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की तरफ क्यों जा रहा है। तो इस कोर्स में काफ़ी सारा हम इस हवाले से बात करेंगे। कंटेंट्स में हम इसकी फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करेंगे और आगे तक आएंगे। आप लोगों ने अगर लास्ट एमएल में देखा हो कोर्स में, तो हमने एआई का पार्ट किया था आई थिंक सो। वो स्टूडेंट्स जो थे, जो नहीं थे, इट्स ओके, वो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने देखा था कि हमने एआई का एक स्टार्ट लिया था उसमें जब ऑनलाइन सेशंस थे। तो उसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क्स का स्टार्ट लेंगे, फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। जो करंट जो इस वक्त वर्ल्ड जिस स्टेज पे है ना, वहां तक हम आएंगे न्यूरल नेटवर्क्स को हम फर्स्ट जनरेशन से लेके। तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, इसमें जनरेशंस में इसके जो इस पे जिस तरह से ना न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में अगर मैं प्रिसाइजली एक दो जुमले में कहूँ तो कह सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स पे अच्छा वक्त भी आया है, बुरा। कुछ लोग होते हैं जिन पे ना एक स्मूथ टाइम आता है। अगर मैं कुछ पर्सन्स की पर्सनालिटी पे बात करूं, एजुकेशन में थे, फिर जॉब में गए, फिर मैरिड लाइफ में आ गए स्मूथली। कुछ लोगों पे अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स को ठीक है हम रिलेट नहीं कर सकते एक इंसान के साथ, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स की हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं। अप्स एंड डाउन क्यों है वो तो हम जब देखेंगे तभी हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम डाउन देखेंगे ना कि इस पे जब डाउन टाइम आए हैं, उसकी रीजंस क्या थी, फिर आप इससे काफी सारा ना आपको आइडिया इस तरह से होगा कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च किस तरह होती है। और रिसर्च में आज अगर एक चीज
कि वो वर्थ नहीं है, तो इट डजंट मीन कि कल भी वो चीज उसी पॉइंट पे होगी। और एक और चीज में है कि रिसर्च के साथ ना बिजनेस पर्सपेक्टिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने कुछ एआई में भी देखा था लास्ट टाइम। जो हमने एमएल की बात की थी ना, तो एआई में हमने बात की थी कि जब बिजनेस पर्सपेक्टिव्स आते हैं ना, तो उसमें फंडिंग्स भी जनरेट होती हैं, उसमें रिसर्च भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उस तरह से सिलसिला नहीं है। ज़्यादातर पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली फंडेड प्रोजेक्ट्स पे नहीं होते, कम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अलावा बात करें तो फंडेड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो फंड्स जो है ना वो जनरेट किए जाते हैं स्पेशली उन पर्सपेक्टिव्स में, उन डोमेन्स में जहाँ पर बिजनेस पर्सपेक्टिव्स नजर आ रहे हो। तो न्यूरल नेटवर्क्स में प्लस माइनस इसी वजह से हुए कि इसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव्स या इसमें जो थी वो इम्प्रूवमेंट, वो चीज नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, मेरी वॉइस कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही। सेकेंडली एमफिल आईटी क्लास आईटी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर सीएसआईटी बोथ है या सिर्फ आईटी के हैं। तो वो जो है आप लोगों के पास अवेलेबल होगा टाइम टेबल, मैं वो आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा। सर एक मसला है इसमें हाँ जी, कि जो ग्रुप शेयर किया है या तो यूनिवर्सिटी वाले ले लेते तो ग्रुप बना लेते हैं, उसी में सारे एडमिन या तो उसमें चीजें सेंड करता, हर एक बंदा अपने मुताबिक चीजें सेंड कर रहा है, किसी बंदे कोई हाव ना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। या तो एक एडमिन हो, यूनिवर्सिटी का असूल यही होता है रूल, एक एडमिन उस ग्रुप का, उसमें वही सेंड कर सके, वही चीजें बताए। यहाँ पे हर बंदे ने अपने मुताबिक चीजें शेयर की हैं, और हमें आपका ये भी नहीं तारफ हुआ पहले के फैसल रहमान साहब क्लास पढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं कुछ पता नहीं किसी को, चले और कोई हम ऐसे नहीं। क्लास लिए जा रहे हैं और ये जो कि नहीं सही कुछ भी इसका हाँ, मतलब। सर दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चों ने टेस्ट भी नहीं दिया हुआ, और हम लोग जो है मतलब क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, तो उसका भी हमें कोई इशू जो है मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक मिनट, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या बोला है। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट अभी नहीं दिया हुआ गैट का, जो यूनिवर्सिटी जो है ले रही है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दे दिया हुआ है, उनका रिजल्ट आ गया हुआ है, और यहाँ पे मिक्स है बच्चे, इन्होंने मिक्स किए हुए हैं। तो अब उनमें से मतलब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। सर मैं इनका आंसर करता हूँ। जो जिन लोगों का गेट का टेस्ट अभी नहीं हुआ, उनका ट्यूसडे वाले दिन ऑनलाइन टेस्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्यूसडे वाले का तो हमें पता है कि हमारा ऑनलाइन टेस्ट है, वो तो पता है हमें, बट ये है कि ये कंफर्म किया जाए हमें कि हमने क्लासेस लेनी है ये वाली एबीसी या नहीं लेनी, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास ही है, इसके अंदर अगर आप ना भी लें तो आपके पास रिकॉर्डिंग सेव होगी, बाद में भी आप सुन सकते हैं। सर आप यूनिवर्सिटी से जो अभी बता रहे हैं? मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ये क्लासेस आपने लेनी है, मतलब आप ज्वाइन करें उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब पहली चीज तो ये है ना कि जो गेट का रिजल्ट नहीं है वो ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो बात वही है कि इसको अपलोड हम कर देंगे, आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। दूसरा भी फर्स्ट सेकंड में जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ही है कोर्स का, जो प्रॉपर होगा ना, मे भी ये थर्ड वीक से फेस टू फेस हो जाए। फर्स्ट में तो बेसिकली जो मेरा जो पॉइंट है ना वो उस पर होगा कि हमने जो रिसर्च पेपर को लेकर चलना है, जो कंटेंट्स के अलावा जो है ग्रेडिंग स्कीम और इस पे ज्यादा फोकस होगा। जो सेकंड वाला होगा ना वो ज्यादा कंटेंट्स पे फोकस होगा कि जरा उसका बेस हमारी बने, न्यूरल नेटवर्क्स क्या चीज़ है। तो थर्ड में हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो वो फर्स्ट टू की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ना सीआर्स का एक ग्रुप बना लें जिस तरह लास्ट टाइम था। मैं आप लोगों के साथ ना वो शेयर कर दूंगा। सर सीआर का ग्रुप बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, और जो भी सेमेस्टर चल रहा है उनका एक कॉमन ग्रुप है डिस्कशन के लिए। वो शायद भाई जो है ग्रुप देख के परेशान हो गए हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है, अगर वो आपने सब्जेक्ट इनरोल किया तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, अदरवाइज आप ना ज्वाइन करें, सिंपल है। अभी हमें कोई सब्जेक्ट में परेशान नहीं हुआ, अभी हमें कोई सब्जेक्ट बताया ही नहीं कि हमने कौन से करने, इन्फॉर्मेशन ही दी। परेशान ग्रुप तो बहुत हैं। अच्छा, आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें। नहीं, कोऑर्डिनेटर के अलावा ना आप जो ये इसमें स्लाइड में मेरा कांटेक्ट होगा, उसमें ना आप मुझसे ना व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट कर दें, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा जो हमारा है, जिसमें जो जो कोर्सेज जिन जिन क्लासेस के लिए ऑफर हो रहे हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। उसमें मेंशन है कि फर्स्ट आईटी फर्स्ट सेमेस्टर कौन से पढ़ सकते हैं और सारे इस तरह से।
तो वो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसमें सारी क्लियर मेंशन है इलेक्टिव कौन से हैं, कोर कौन से हैं। तो इसमें मैं या ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप एक टेक्स्ट कीजिएगा ना, मैं रिस्पॉन्स में आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा जो कोर्स ऑफर हो रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से किस पढ़ने हैं। आपका जो जो सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कौन कौन से आपके कोर हैं और इलेक्टिव में से कौन से आपने चूज करने हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स के हवाले से। तो इसकी हम जो है ना वो तकरीबन जो आप इश्यूज बता रहे हैं ना वो छोटे इश्यूज हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर रिजल्ट स्काउट नहीं हुआ, वो है कि आप लोग लेक्चर लेना नहीं लेना, वो एक क्लास से कोई ऐसा सच ही है कि आपको जो ये लेक्चर वीडियो और इस पावर पॉइंट दोनों मिल जाएगा। तो 1 और 2 वीक में आपका कोई ऐसा हर्ज नहीं उस तरह से है कि अगर आप ले लें या जिस तरह से, इट्स अप टू यू। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आपका इलेक्टिव कोर्स होता है ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके लेट्स सपोज 2 पैरेलल में ऑफर हो रहे हैं, उन 2 में से आप लोगों ने चूज करना होता है। वो मेरे ख्याल में आपके पास 1-2 वीक का टाइम, इजीली 2 वीक्स का टाइम तो होता है, तो उनमें से आप चूज कर लें कि आपके जो मुझे साउंड उसके अलावा कुछ पोर्टर का इशू आ रहा है। उसके अलावा कई लोगों के पोर्टर अभी ब्लॉक में जा रहे हैं, जबकि हमने फीस पेड कर दी हुई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो अब तक अनब्लॉक नहीं हुआ। उसके अलावा कईयों के लॉग इन भी नहीं हो रहे। तो पोर्टल पे तो फिलहाल जो है हाँ वो होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो असाइनमेंट्स अपलोड कुछ टीचर्स करते हैं, तो वो ये है कि सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली कोऑर्डिनेटर्स एचओडीज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में, वो तो आ रहे हैं, लेकिन आप में से भी काफ़ी सारे दूसरे सिटीज़ से होंगे। तो जिन जिन का इशू आ रहा है ना, वो कोशिश ये करेंगे एक सीआर तक एक फाइल बना दें 4, 5 या 6 स्टूडेंट्स तक, तो वो आगे सीआर को सॉरी उनको भेज दें, कोऑर्डिनेटर हाफिज मंसूर साहब को। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे उनके, एडमिशन ऑफिस वालों ने दिए हैं सबको, तो वो हल हो जाएगा मसला, और नॉट अ बिग डील। तो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 1-2 वीक के बाद फेस टू फेस ही हो जाने का चांस है कि हो जाएगा। तो अगर ये फेस टू फेस हो जाता है तो वैसे ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस में तो ये मसले आते नहीं है नॉर्मली। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं साउंड मेरा नहीं आ रहा, तो वो फिर ये है कि मेरे एंड से मेरा नहीं ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग्स पहले भी होती है इस तरह की, तो आ जाती है वॉइस। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्लियर है वॉइस। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, अगर जिनका नहीं आ रहा जो टेक्स्ट करें ना, तो वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स का जो हम स्टार्ट लेंगे, मैं थोड़ा सा ना अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछनी थी मैंने। हाँ जी। सर हमारा पोर्टल वगैरह कब बनेगा? आपका जो पोर्टल वगैरह एक्चुअली ये मेरी डोमेन तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपने कोऑर्डिनेटर्स को कहना है और कोऑर्डिनेटर्स ने आगे आपका वो ऐड करवा देना है, तो वो हो जाएगा वो, क्योंकि वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ना स्टूडेंट्स में? जी सर, फर्स्ट सेमेस्टर के। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो इशू नहीं है, वो हो जाएगा। इतना उसमें होने का प्रॉब्लम, अगर आप एनरोल हो सर गए। प्रॉपर्ली कंटामिनेशंस दो नहीं हो रही ना, तो फिर मैं चाह रहा था कि आपसे ही मशवरा ले लूं इस हवाले से। हाँ जी, फिलहाल आईटी के है ना आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पास ऑप्शन है जी सर। आईटी वाले हैं, और इसके अलावा जो सीएस है, सीएस फर्स्ट के पास भी ऑप्शन है। ठीक है, सीएस और आईटी दोनों पढ़ सकते हैं, या ये कोर्स या ज्योग्राफी जो डॉक्टर रिजवान का कोर्स ऑफर हो रहा है,
GIS जो ऑफर हो रहा है डॉक्टर रिजवान का, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग या वो ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सर मैं से जो हमें टाइम टेबल शेयर किया गया था उसमें एक न्यूरल नेटवर्क का कोर्स था और एक डेटा माइनिंग का कोर्स था। आपका सेमेस्टर कौन सा है? फर्स्ट सेमेस्टर है सर। डेटा माइनिंग सर ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए GIS वाला कोर्स है, सेकंड और फर्स्ट वालों के लिए डाटा माइनिंग है और न्यूरल नेटवर्क्स में चॉइस है। हाँ ठीक है, वो असल मेरे पास वो मोबाइल में है ना, तो वो काफी स्मॉल लिखा हुआ है, तो मे बी वो फर्स्ट सेकंड का हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास मतलब इलेक्टिव हो तो आपके पास ऑप्शन होता है दो में से एक चूज करने का, तो वो स्टूडेंट पे होता है। और जो कोर होगा वो आपने लेना है, वो तो मस्ट है। और कोर मस्ट इसलिए भी है कि क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोर में आपका F आता है ना किसी भी स्टूडेंट का, तो वो दोबारा वही कोर्स ही पढ़ना पड़ता है। और अगर इलेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इलेक्टिव एक की बजाय दूसरा भी पढ़ा जा सकता है। तो इलेक्टिव में आपके पास फिलहाल ऑप्शन होगा, अगर इलेक्टिव में दो आपको ऑफर दी गई है तो उसमें यह है कि अगर दो है तो उनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा न्यूरल नेट तो ये जो आप लोगों के सामने स्लाइड आ रही है ना, ये इसका जो प्रॉपर हम लेंगे स्टार्ट, वो हम लेंगे आगे से लेक्चर नंबर 3 से। फर्स्ट और सेकंड में मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कोर्स के हवाले से। कोर्स में बेसिकली क्या है, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, ताकि जिन लोगों ने कोर्स ऑप्ट करना है उनके लिए भी आसानी हो। और तकरीबन हमारे 2 लेक्चर्स में हमारी ये बेस जो है ना ये बन जाएगी न्यूरल नेटवर्क्स के हवाले से। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स का जो अगर आप वर्ड सुने तो ये आपको इस तरह से आता है बायोलॉजिकल, जिस तरह से हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूरल नेटवर्क एक मौजूद है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसी को ही है कि जो एक हमारे ह्यूमन ब्रेन में मौजूद, जो न्यूरल नेटवर्क एक मौजूद है उसी को ही एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर जो वर्ड लिया जाता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का लिया जाता है। लेकिन ये कोर्स टाइटल जो न्यूरल नेटवर्क है ये मुख्तलिफ जगह पे न्यूरल नेटवर्क ही होता है। या कई जगह एडवांस न्यूरल नेटवर्क है, कई जगह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, अच्छा ये मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा ये मुझे बताया गया है मेरे ख्याल में आप लोग के CR ने कि ये है, तो ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जिन्होंने करना है हाफिज मंसूर साहब का, ये कोऑर्डिनेटर है, सीनियर कोऑर्डिनेटर है। एक अरसलान साहब भी हैं, वो जूनियर हैं, ये सीनियर कोऑर्डिनेटर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर लाहौर से हैं तो प्रेफरेबली कि आप खुद विजिट कर लें, ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब कॉन्सेप्ट आया ना, जब मैंने पिछले जो सेमेस्टर में आप लोगों से बात की थी, जिन जिन लोगों ने ML किया था, उसमें हमने ही बात की थी कि जो हमारा यहाँ मेन गोल है ना वो ये है कि सिस्टम्स को ऑटोमेट किया जाए। कि ऑटोमेट का मतलब है कि जहाँ ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। वहाँ पर फिर यही बात आती है कि किस लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक हम ये काम कर सकते हैं, कि जब इंसान नहीं होगा, इंसान की बजाय सिस्टम ऑटोमेट होगा। जस्ट लाइक अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर कैंट में आप देखेंगे वहाँ बैरियर्स हैं जिसमें एक मौजूद होता है कार्ड, उससे स्कैन होके गेट ओपन हो जाता है। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ ये आती है कि ह्यूमन, लेट्स सपोज एक ह्यूमन देखे कि उसमें वो एक टिकर मौजूद है या नहीं मौजूद। एक चीज़ है कि उसमें मशीन स्कैन करे, ये दो चीज़ें। अगर इन केस हम बात करते हैं कि उसकी बैक साइड पे ना एक चिप लगी होती है जो स्कैन होती है, अगर हम वो चिप उतार दें तो आगे का स्टिकर लगा होता है। अगर ह्यूमन की बात करें ना, तो हम अगर चिप उतार भी दें तो ह्यूमन उसको पास कर देगा। अगर हम बात करें मशीन की तो मशीन उसे पास नहीं करेगी। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें तो मशीन ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकती
चलें, वैसे एक एग्जांपल थी। हम जो बात यहाँ कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, तो न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमेन है जो अभी हम जनरेशंस की बात करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि एआई का स्टार्ट कैसे हुआ, एमएल किस तरह से आई, और जो न्यूरल नेटवर्क्स है इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो हुई है ये डोमेन। जो न्यूरल नेटवर्क्स है हमारे पास, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास अगर हम बात करें तो एआई का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सिंबॉलिक और नॉन सिंबॉलिक थी, मतलब कि हर चीज समझाई जाए या हर चीज ना समझाई जाए, खुद ब खुद वो एल्गो समझे। तो सबसे पहले जो है सिंबॉलिक पे ही बात हुई थी कि एआई की कुछ टेक्निक्स आई थी और वो उन टेक्निक्स ने कुछ हद तक ऑटोमेशन की भी थी कि एआई की उन टेक्निक्स की वजह से ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम किया गया था। उसके बाद जब हमारे पास अब जो दौर आ रहा है, अब मैं बीच को स्किप कर रहा हूँ, बीच में क्या दौर आया 1960 से लेके 2005 तक। उसके बाद जो है ना, जो दौर आ गया वो बिग डाटा का। बिग डाटा का जैसे दौर आया उसकी रीजन कुछ ऐसी थी कि डाटा जो था ना वो कलेक्ट करना आसान होता गया, डाटा कलेक्ट ज्यादा होता गया। जब डाटा बहुत ज्यादा हो गया तो अब कंपनीज के पास, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास डाटा मौजूद था। उन डाटा की बेस पर उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज बनानी थी। तो अब हम बात इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं, वो जो मैंने स्टार्ट में कहा। तो जब ये सारा काम हुआ तो इतने डाटा पर एआई का जो यूज आया ना, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। स्मॉल डाटा पे काम आसान था, लेकिन जब डाटा बिग डाटा में चला गया, फिर डाटा साइंस की फील्ड इवॉल्व हुई यहाँ से। डाटा साइंस में अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी हैं। बीएस डाटा साइंस, ये पिछले 2-3 साल के अंदर ही ये कुछ स्टार्ट हुआ है। बीएस डाटा साइंस, बीएस एआई। अच्छा, जिन लोगों ने बीएस स्टार्ट नहीं किया उन लोगों ने एमएस स्टार्ट कर दिया, इसका फास्ट में भी हो चुका है। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में भी है, अगर हम देखें तो बीएस प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें वहां भी बीएस जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वहां एमएस डाटा साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब लीड्स में भी प्लान रहा है ये कि नेक्स्ट सेमेस्टर या उससे नेक्स्ट में बीएस की बजाय एमएस डाटा साइंस का प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो उसकी वजह यह है कि उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास जो सीएस में जो रिसर्च डोमेन्स आती है ना, उसमें एक तो आ जाती है नेटवर्क्स की साइड। उसमें काम होता रहा है, हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इसमें काम हो रहा है, लेकिन वो जिस तरह हो रहा था उसी तरह हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट अपनी जगह कायम। दूसरी डोमेन जो आती है सीएस में, अगर आप लोग बात करें या आईटी में बात करें रिसर्च पर्सपेक्टिव्स की, जहां पर आगे काम हो रहा है या आप लोग थीसिस कर सकते हैं, ये वैसे रिसर्च हो रही है कंपनीज में, वो हम अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है दूसरी डोमेन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एम्बेडेड सिस्टम्स की, जिसमें डिफरेंट किस्म के एम्बेडेड बोर्ड्स हैं, उस पर डिफरेंट किस्म की रिसर्च होती है। तो उसमें काम जो है ना वो काफ़ी कम हो चुका है, ऑल्दो के उस पर काम रिक्वायर है, हो रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि हार्डवेयर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, उसकी वजह से जो है इसमें काम जो है वो कम हुआ है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन की डोमेन आ जाती है। फिर जो हमारे पास बचती है वो है डाटा साइंस की डोमेन, उसमें डाटा साइंस आ जाती है, फिर एआई आ जाती है, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये सारी डोमेन फिर एक साइड में। इस डोमेन में थोड़ा सा ना हाइप आई है इस सीजन में, कुछ 3, 4, 5, 7 ईयर्स के अंदर ना इस पे काम ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। इस डोमेन में काम स्टार्ट होने की रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, डाटा कंपनीज के बाद बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हम लोग ऑल डाटा फाइड है, हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हमारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है कि हम क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इन डिफरेंट सेंस हम कह सकते हैं हमारा डाटा जो है कंपनीज के पास आता जा रहा है। तो जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रिक्वायर है कि कोई ना कोई प्रेडिक्शन चाहिए कि वो आगे अपनी क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन। अब प्रेडिक्शन के लिए जो अब मैंने बात जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ आ जाते हैं कि एआई पे। एआई में हमें ऑल ए टू जी सिंबॉलिक करना पड़ता था, हम हर चीज कंडीशन बताएं कि ये कंडीशन है,
लेकिन अब जो डाटा ज़्यादा हुआ है तो वर्ल्ड जा रहा है ऑटोमेशन की तरफ कि हमें ऑटोमेशन उस सिंबल से भी थी, अगर हम सारा सिंबॉलिक काम करें तब भी ऑटोमेशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास सपोज आप एक कंपनी है, आप वहाँ कोई एक हायर करते हैं, कोई क्लाइंट सपोज करें, आप वहाँ कस्टमर डीलिंग के लिए आप कोई वहाँ पर्सन हायर करते हैं, तो आप उसको गाइड करते हैं, सारा A to Z सारा गाइड करते हैं। तो लेट सपोज उसने मैनेज करना है तकरीबन 20 to 50 पीपल को, वो कर लेगा। लेकिन अगर जहाँ 1 लाख की पॉपुलेशन हो जाए, पब्लिक हो जाए, जिसको उसने हैंडल करना, वो हैंडल के लिए हम हर चीज़ पे प्रॉपर गाइड उस तरह से नहीं कर सकते। तो कुछ इन अ सेंस के हर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट किस्म को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन यही था कि जो पर्सन हमने हायर किया वो खुद ब खुद मैनेज करे, खुद जो पब्लिक है उनके प्रॉब्लम्स में से आंसर निकाले। तो यहाँ पर जो न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली जो मशीन लर्निंग है टोटल, वो इसी पे काम किया गया है कि A to Z जो है ना, हमने कुछ नहीं बताना, हमने सिर्फ एक एल्गो डिजाइन कर देना, वो आगे खुद ब खुद करे। तो मशीन लर्निंग की जिन ने कोर्स किया था, देखा था, उसमें हमने जो टेक्निक्स का जिक्र किया था, उसमें यही था कि डाटा दे दिया जाता था, डाटा में से खुद इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रेडिक्शन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है ना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो वो हम लोग जब आगे सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग से न्यूरल नेटवर्क्स, देखें एआई से मशीन लर्निंग कैसे आया कि एआई में लर्निंग थी और लर्निंग के बगैर भी एआई थी। ठीक है ना, एआई विद और विदाउट लर्निंग दोनों थी। एआई का एक पार्ट था जो कि लर्निंग के साथ था, इतना जब उसमें बूस्ट नहीं था, तब दोनों में काम हो रहा था। फिर जब डाटा ज्यादा हुआ तो एआई विद लर्निंग पर बात की गई कि एआई लर्निंग के साथ ही होनी चाहिए ताकि जरा इजी हो जाए। तो उसके बाद जब हम बात आगे कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स की, तो उसके बाद जब एआई विद लर्निंग की बात हुई तो उसमें बहुत सारी लर्निंग टेक्निक्स डेवलप हुई और उन टेक्निक्स को कंबाइन करके मशीन लर्निंग का नाम दे दिया गया, ये मशीन लर्निंग। ठीक है, उसमें बेसिकली लर्निंग जो थी वो खुद ब खुद हो रही थी, हमें कोई ना कोई हमें हर कंस्ट्रेंट्स जो थे ना वो डिफाइन नहीं करने पड़े। अब उसके बाद जब न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया, वो मशीन लर्निंग का एक लेट्स सपोज एक चैप्टर था। मशीन लर्निंग में हम अगर 10 चीजें पढ़ा रहे थे और काम कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक टेक्निक थी जो न्यूरल नेटवर्क्स की थी। वो न्यूरल नेटवर्क्स की टेक्निक जो थी वो बेसिकली बेस करती थी ह्यूमन न्यूरॉन पे। जो ह्यूमन न्यूरॉन का जो सिस्टम है, जिस तरह वो मैथमेटिकल मॉडल काम कर रही है, हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे, सेकंड पे भी थोड़ा सा इस पे बात करेंगे मजीद, उसकी बेस पे किया गया। तो बेसिकली हमारे पास जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया वो, और एमएल का स्पेसिफिक कोर्स क्यों कर दिया गया, इस वजह से कि जब हमारे पास लर्निंग के लिए डाटा बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया बिग डाटा, तो फिर हमारे पास मशीन लर्निंग की भी कुछ टेक्निक्स जो थी वो वहाँ फेल हो रही थी प्रोग्रेस करने, परफॉर्म करने में। तो फिर यहाँ पर क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था ये ह्यूमन ब्रेन की बेस पे था, तो यहाँ पर जो थे न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा थे, तो इस वजह से ये डीप एंड डीप एंड डीप करके ये हो गया। तो बेसिकली हम जरा वापस आते हैं उस पे। ठीक है, अच्छा, हम इस कोर्स में न्यूरल नेटवर्क्स का स्टार्ट लेंगे, ऑरिजिन देखेंगे, इसकी जनरेशंस देखेंगे, कहाँ से काम स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ तक गया, फिर कहाँ तक गया, उसके बाद फिर एंड में जो 5th जनरेशन है वो डीप लर्निंग की है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी इस पे बात करने। ये हमारा जो इसमें वेटेज है ना, वो लास्ट टाइम भी ऐसी थी कि रिसर्च पेपर, उसमें राइटिंग सबमिशन था, सबमिशन ऑप्शनल था, उसमें बोनस मार्क्स थे। तो इस दफा एक्सेप्टेंस भी मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें जो हमारा मिड की वेटेज है वो 20% है, और बाकी 10 जो होगा ना वो मैंने यहाँ आगे मेंशन की है, वो आपने 10 जो है ना नेक्स्ट, वो यहाँ सबमिशन के साथ होगी, ये वाली जो है, ये वाली।
तो आप लोगों ने इस दफा जो है, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम है, उन लोगों के लिए ये है कि उन लोगों ने क्या करना है, एक जर्नल सा पेपर देखना है, रिव्यू पेपर कोई सा देख लें, उसको अपने वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है? एक नहीं 2-3 पेपर लिख के उसमें आपने थोड़ी डायरेक्शन चेंज करनी है रिव्यू पेपर में, जिस डायरेक्शन में पहले दिया हुआ है उसकी आपने डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे डायरेक्शन मीन्स कि उसने अगर किसी खास चीज को फोकस किया है 3 पेपर्स में, तो आपको एक हाइब्रिड सा बना दे। तो जो लोग पुराने हैं उनके लिए ऑप्शन ये है कि उन्होंने अगर पिछले 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट में हमने राइटिंग की बात की थी आरएम में, सेकंड में हमने पेपर राइटिंग की थी, वो पेपर अगर आप लोगों ने राइट किया है तो वो आप लोग एज इट इज सबमिट करना है, वो आपका मिड तक का टास्क है और आगे एक्सेप्टेंस उसके बाद तक की, ठीक है? तो आप लोगों का बेसिकली जो है ना, इस सेमेस्टर में जो अगर ये ऑनलाइन चलता है, लेट्स सपोज ये एक्सटेंड हो गया, तो भी ये रहेगा, अगर फेस टू फेस है तब भी ये रहेगा। अच्छा, इसमें ये 60 की बजाय लास्ट टाइम 65 था, तो इसको मैंने 50 पे ले आया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है 60, खैर मैं उसे वो 50 कर दूंगा, ये मैं 50 पे ले आया हूँ, ठीक है? और आप लोगों के जो है मिड यहाँ 20 है और प्लस 10 जो इसके होंगे ना, वो पेपर एक्सेप्टेंस से मैं ऐड करूंगा। और ये आप लोग देख लें कि आप लोगों का इसमें बस एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि आप लोगों का मिड तक पेपर सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने मिड के एग्जाम के राइट आफ्टर एग्जाम 1 वीक में मैंने रिजल्ट सबमिट करवाना होता है। तो वो आप देख लें कि आपने 20 प्लस में वो सबमिशन आपकी हो जानी चाहिए। तो रिसर्च पेपर के हवाले से अगर डिटेल थोड़ी देख लें तो वो ये है कि आपने डिफरेंट पेपर सर्च करने हैं, रिव्यू पेपर देखें। आप लोग 10 पेजेस का भी पेपर एक राइट कर लें तो इट्स, आपने डे 1 से ही काम करना है। और ये HEC रिकॉग्नाइज्ड जो जर्नल है HJRS से आपने सर्च करना है। अच्छा, अब इसमें यह है कि HJRS में आपके पास जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स, अगर वो प्रीवियस से हेल्प ले लें वो भी बेहतर है। देखें ये पेपर इतना ऐसा टफ नहीं है। मुझे क्वेश्चन की एक स्टूडेंट ने कि जो MS वाले लिखेंगे, देखें ये एक्स W कैटेगरी जो है ना, वो एक अच्छी और इम्पैक्ट फैक्टर की कैटेगरी है। W कैटेगरी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, हाँ जी। आवाज बहुत कटती है आपकी सारी। अच्छा, खैर आप जो जिनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना वॉइस में, वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। देखें इसमें यह है कि जो रिसर्च पेपर है ना, XYZ कैटेगरी में आप लोग कर सकते हैं। आप HJRS में जाएंगे ना, लिंक में मैं ये नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ ज़्यादा एलोबरेट करूँगा। असल में मेरा जो था ना, वो ये जो लेक्चर है मैंने रेडी अभी तकरीबन 30 मिनट्स किया है। बेसिकली मुझे था कि फेस टू फेस होगा तो वहाँ क्लास में करेंगे, क्योंकि कल ही अनाउंस हुआ है ना, परसों अनाउंस हुआ है जी, फ्राइडे नाइट। तो वो मुझे कुछ चीज़ें नहीं थी, वरना मैंने फेस टू फेस में आपको HJRS पे एक प्रॉपर दिखा देता। ये मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपको ये मैं इस पे स्लाइड्स में ज़रा प्रॉपर इसका वो नक्शा ओपन कर दूंगा। तो HJRS में बहुत इजी है, आप XYZ में किसी भी कैटेगरी में कर लें। Z में ना जाए, Z बहुत ही हल्का है। W कैटेगरी आप लोगों के लिए कंपल्शन में नहीं कर रहा। वही W कैटेगरी एक ऐसा जर्नल है जो रिक्वायर होता है, अगर आप PhD करें उसके लिए, एक टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट वही होती है। तो वो आपके लिए कंपल्शन है ही नहीं कि आप लोग W करें। इस पेपर का सिर्फ आप लोगों का एडवांटेज होगा कि आप लोगों की राइटिंग आ जाएगी। तो इसके हवाले से जो है आपको चीज़ें जो है, कई चीज़ें समझ आ जाएंगी कि वर्ल्ड में काम किस तरह से हो रहा है। अच्छा, 5 मार्क्स की मैंने ग्रुप टास्क किए। ये ग्रुप टास्क जो है ये सिर्फ उस वक्त होंगे अगर हमारे फेस टू फेस क्लास होती है। अगर फेस टू फेस नहीं होती तो ये नहीं होंगे। इसमें होता है कि कोई ना कोई, जिस तरह हम पिछले लेक्चर में कोई बात की थी उस हवाले से मैंने कुछ आपको दे दिया, इस पे कोई एक पेज लिखें, तो वो 2-3 जो ग्रुप में बैठे होते हैं आसपास, वो उनसे डिस्कस करके लिखा जा सकता है। ये एक ऑप्शन होता है ये, लेकिन ये तब होगा अगर अच्छा सर हम लोग MS कर रहे हैं एंड रिसर्च, आप लोगों ने रिसर्च नहीं करनी, ठीक है? तो इसमें आपने रिसर्च पेपर में ऐसे रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि देखें इम्प्लीमेंटेशन वाला काम तो इसमें है ही नहीं कि हमने करना है।
आप लोगों ने जस्ट 2-3 पेपर पढ़ने और एक पेपर राइट करना है। रिव्यू पेपर पढ़ने है, रिव्यू मींस कि आपने रिव्यू कर लिया, टेक्निक का रिव्यू करना है ना, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इसको मैं अगर ये एंड होगी तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, हम तकरीबन 10 मिनट्स अभी और हैं, ताकि अगर किसी का कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो। वैसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, ये आप लोगों ने नंबर नोट कर लिया, अगर कोई आपने करना हो तो मुझे इस पे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये किया है कि अगर हम इस पे नहीं करना चाह रहे, रिसर्च थीसिस नहीं करना चाह रहे, तो अगर थीसिस नहीं करना चाह रहे तो इसमें देखें, इसमें रिसर्च नहीं है। यहाँ लीड्स तो दो चीज़ों का ऑप्शन आपको देती है, और हर यूनिवर्सिटी जिस तरह से देती है, कोर्स वर्क और थीसिस का। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने